नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग बास्केट में। आज हम ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का MCQ क्वेश्चन का पहला पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपको आने वाले ITI परीक्षाओं में बहुत लाभदायक रहेगा। ना कि ITI परीक्षा, आप ITI पास करने के बाद भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं तो भी आप इन्हीं क्वेश्चन को देख के जाएं, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टेक्निकल राउंड में, रिटन टेस्ट में आपको इन्हीं क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। Which type of toe cap are used to avoid crossing of feet at the time of shifting equipment? शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका स्टील टो कैप, प्लास्टिक टो कैप, रबर टो कैप, लेदर टो कैप। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई वजनदार चीज उठा रहे हैं तो पैरों में गिरने का चांसेस बहुत रहता है। तो हम ऐसा कुछ शू पहनेंगे जो कि बहुत हार्ड हो, और सबसे हार्ड होता है हमारा स्टील टो कैप। तो इसलिए ऑप्शन है ए, स्टील टो कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैस आर क्लासिफाइड? गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो यहाँ पे अगर कोई गैस की वजह से आग लगे, जैसे कि आपका हो गया ब्यूटेन, हो गया आपका प्रोपेन, हो गया मीथेन, हो गया, अगर इन गैसों की वजह से आग लगता है तो हम उसे क्लास सी फायर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू पुट अप क्लास सी टाइप फायर? क्लास सी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप, जेट टाइप, पाउडर, ड्राई पाउडर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। अगर क्लास सी फायर के वजह से कोई आग लगे तो हम ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है ये है आपका ड्राई पाउडर टाइप। इसे पहचानने के लिए इसका लेवल कलर होता है आपका ब्लू, और यहाँ पे पाउडर लिखा होगा। और एक जरूरी चीज कि पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी टाइप फायर एंड क्लास सी टाइप फायर, तीनों टाइप फायर के लगे आग को बुझाने के लिए हम पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। क्वेश्चन 4, Which type fire extinguisher is used to put out class A type fire? कक्षा क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोम टाइप, ऑप्शन बी जेट ऑफ वाटर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्लास ए टाइप फायर किसे कहते हैं? अगर आपको लकड़ी की वजह से कोई कपड़ा में आग लग गया, कहीं पे आपका कार्डबोर्ड पे आग लग गया, अगर इनमें आग लग गया तो इसे कहते हैं हम क्लास ए फायर और क्लास ए टाइप फायर। तो इन प्रकार के फायर को बुझाने के लिए हम जेट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इसका लेवल कलर होता है आपका रेड कलर और इसमें वाटर लिखा हुआ होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, जेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन? अनिवार्य संकेत का आकार क्या है? मैंडेटरी साइन का मतलब है कि आप अगर कहीं पे प्लांट में, इंडस्ट्री में कहीं पे गए हैं तो वहां पे अगर आप देखिएगा कि ऐसे ही रेड, सॉरी आपका ब्लू कलर में सर्कुलर शेप में कुछ लिखा हुआ है, तो आपको वही चीज पहनना जरूरी है, वो कार्य करना अनिवार्य है। तो मैंडेटरी साइन जो होता है उसका लेवल कलर होता है आपका ब्लू, और वो सर्कुलर शेप में रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, which method is used for blanketing with foam to extinguish the fire? आग बुझाने के लिए फोम के साथ कवलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो दिखा हुआ है ब्लैंकेटिंग, ये ब्लैंकेटिंग का मतलब है अगर कहीं पे आपका आग लग गया तो उसी आग से हम ऑक्सीजन को हटाने के लिए उसके ऊपर एक ब्लैंकेटिंग करते हैं। ब्लैंकेटिंग मतलब वो आग के संस्पर्श में और ऑक्सीजन ना आए, तो हम वहां पे फोम, सैंड का
फोम टाइप की सैंड टाइप अगर हम वहां पे डाल दें तो वो आग और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, तो उसे बोला जाता है स्मूदरिंग। आंसर इज सी, स्मूदरिंग। क्वेश्चन 7, which material is used for making instrument cabinet? इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी हार्ड रबर, ऑप्शन डी सीट मेटल। यहाँ पे ये जो है इंस्ट्रूमेंटेशन कैबिनेट, ये है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कैबिनेट, और ये सीट मेटल का बना हुआ रहता है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड? वार्निंग साइन बोर्ड का आकार क्या होता है? स्क्वायर शेप, सर्कुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप, हेक्सागोनल शेप। तो यहाँ पे जो वहां पे भी आप कहीं पे ऐसा अगर ये टाइप का फिगर देखे होंगे, तो अगर यहाँ पे कोई कहीं पे भी आपको दिखे कि ये ट्रायंगुलर शेप में अंदर येलो कलर का लेवलिंग है, तो वो होता है आपका वार्निंग साइन बोर्ड, और वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में रहता है। तो दिस इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Which class of fire is classified involving metal? अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया जाता है? इसका मतलब है अगर कोई धातु में आग लग जाए तो हम उसको किस क्लास ऑफ फायर में वर्गीकृत करेंगे? तो नॉर्मली हमारा जो धातु होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, इन धातुओं में आग लगने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो अगर सोडियम, मैग्नीशियम और लिथियम, टिटेनियम ये सब में आग लगे तो हम उस प्रकार की आग को क्लास डी टाइप फायर में वर्गीकृत करते हैं। तो आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, which step is followed for treating a person from electric shock? बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोवाइड वाटर, पानी उपलब्ध कराएं, कीप द विक्टिम कोल्ड, पीड़ित को ठंडा रखें, कवर द विक्टिम विथ कोट, पीड़ित को कोट से ढक दें, और मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस, पीड़ित को हवादार जगह पर ले जाएं। तो पहला तो है अगर कहीं पे किसी को बिजली का झटका लगे तो उसको पहले सफोकेशन से बचाना चाहिए, पहले उसको कोई हवादार जगह पे ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डी इज द राइट आंसर। 11 क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन? निषेध संकेत का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। निषेध संकेत और प्रोहिबिशन साइन मतलब आपको वो चीज वहां पे नहीं करना है। कोई पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा देखे होंगे कि यहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा हुआ रहेगा, तो वहां पे आपको स्मोकिंग नहीं करना है, हालांकि स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा प्रोहिबिशन साइन है वो रेड कलर सर्कुलर शेप और रेड कलर में होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन ग्रुप? ये जितने भी सेफ्टी साइंस हैं इनका नाम क्या है और इनको हम कौन से साइन में वर्गीकृत करते हैं? तो ऑप्शन ए वार्निंग साइन, ऑप्शन बी मैंडेटोरी साइन, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन साइन, और ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन साइन। तो कहीं पे भी आपको ऐसा टाइप का अगर फिगर दिख रहा है तो ये हमारा नॉर्मली जो जितना भी सर्कुलर फिगर होता है और ब्लू कलर का मार्क होता है, हालांकि यहाँ पे ब्लैक कलर दिया गया, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट फिगर है, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर दिया होगा। तो जितने भी ब्लू कलर लेवल के अंदर अगर सर्कुलर शेप में कुछ है तो हम उसको मैंडेटोरी साइन में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, Which factor influence the severity of electric shock? कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? वेरी लो वोल्टेज, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, करंट गुजरने की अवधि, लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर, और पर्सन रिसीव द शॉक, व्यक्ति को झटका लगना। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जो होता है वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज हमारा उतना डेंजरस नहीं होता जितना कि हमारा करंट डेंजरस होता है। इसलिए करंट ही आदमी को मार देगा। अगर कोई व्यक्ति को शॉक लगे तो अगर करंट किसी आदमी से के शरीर में
ज़्यादा टाइम तक प्रभावित हो जाए तो वो व्यक्ति का मरने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वोल्टेज का क्या क्या होता है? वोल्टेज करंट को ड्राइव करता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो वो करंट उस वायर पे गुजरने लगेगा। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा टाइम तक गया तो वो आदमी को बहुत ही सीवियरिटी ऑफ शॉक लग सकता है। तो यहाँ पे आ गया आपका ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एंगल इज चेक्ड बाय ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है? अगर आपने ट्राई स्क्वायर का फिगर कभी देखा, ट्राई स्क्वायर का फिगर आप सबने देखा होगा। तो ये है आपका ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर में ये जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री रहता है। तो ट्राई स्क्वायर में हम हमेशा 90 डिग्री एंगल को ही मापते हैं। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या होता है? होल्ड द स्क्रू, स्क्रू पकड़ना, टाइटन और लूजन द स्क्रू, स्क्रू को कसने या ढीला करना, टाइटन और लूजन द बोल्ट, तंग या ढीला बोल्ट, टाइटन और लूजन रिवट, रिवट को कसें या ढीला करें। तो जो भी हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वो हमारा स्क्रू को कसना या ढीला करने का ही काम आता है। तो यहाँ पे बी है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which is the maximum size of drill bit used in electrical hand drill machine? इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन में प्रयुक्त होने वाला ड्रिल बिट का अधिकतम आकार क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्रिल बिट, ये जो इलेक्ट्रिकल ड्रिल बिट है, हम नॉर्मली कोई इलेक्ट्रिकल काम या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने के लिए कहीं पे अगर हम उसे होल्ड करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज कर सॉरी आपका हैंड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, और वहां पे जो आपका हैंड ड्रिल बिट लगता है उसका अधिकतम मान आपका 6.5 mm होता है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, which tool is used for seaming the funnel like taper? Vice, angle steel, hatchet stick, blow horn stick। तो टेपर जैसी फनेल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका फिगर, ये टेपर जैसी फनेल को जोड़ने के लिए हम ब्लो हॉर्न स्टिक का यूज करते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, what is indicated by the arrow mark X in the sewing operation? ये जो arrow mark है ये sewing operation में क्या इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द कॉट, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, रिवर्स पोजीशन ऑफ द ब्लेड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लेड। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वुड रास्प फाइल? वुड रास्प फाइल का उद्देश्य क्या होता है? 90 डिग्री कर्नर, कटिंग मेटल धातु को काटना, फिनिशिंग फ्लैट एज समतल किनारों को खत्म करना, और प्रीलिमिनरी रफ वर्क प्रारंभिक रफ काम के लिए। जो हमारा वुड रास्प फाइल होता है यहाँ पे जो कट लगे हुए होते हैं ये बहुत ही रफ टाइप कट होते हैं जिसको हम प्रीलिमिनरी रफ वर्क के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी है आपका राइट आंसर। Question number 20, what is the first step to rescue the person in electrical contact? विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? ब्रेक द कॉन्टैक्ट, संपर्क तोड़ दें, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाएं, स्विच ऑफ पावर सप्लाई, स्विच ऑफ पावर सप्लाई को बंद कर दें, पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, बिजली के संपर्क से व्यक्ति को खींचें। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट से बचाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप पावर सप्लाई को ही बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सी है आपका राइट आंसर, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर? बिजली की आग का कारण क्या होता है? डेविएशन विचलन, ओपन सर्किट खुला परिपथ, ओवरलोडिंग एंड प्रॉपर आर्थिंग उचित आर्थिंग। तो इसमें आपका अगर ओवरलोडिंग हो, अगर आप कहीं आपके घर में आप बिजली है और वहां पे आप बहुत सारा लोड लगा दिए, लोड का मतलब बल्ब पंखा आपका फ्रीज एसी कूलर एक साथ लगा दिए, तो वायर जो बहुत ही जल्दी हिट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रिकल फायर का चांसेस वहां पे आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, अगर फॉल्टी इलेक्ट्रिकल आउटलेट हो,
या ओवरलोडिंग हो या कई फ्लेमेबल मटेरियल आप उसके अगर किसी लाइटनिंग के पास रखे हैं तो ओल्ड वायरिंग हो। इन चारों में से एक है आपका ओवरलोडिंग ऑफ लाइट एंड फिक्सचर। तो यहाँ पे सी है आपका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन साइन? सूचना चिन्ह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए टॉक्सिक हाजार्ड विषाक्त खतरा, वेयर रेस्पिरेटर रेस्पिरेटर पहने, फर्स्ट एड पॉइंट प्राथमिक चिकित्सा बिंदु, और रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन विस्फोट का खतरा। तो यहाँ पे आपका जो इंफॉर्मेशन साइन होता है वो आपका एक फर्स्ट एड दिखाता है जो ग्रीन कलर में रहता है और एक प्लस साइन रहता है। ये होता है नॉर्मली आपका इंफॉर्मेशन साइन, मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको अगर कहीं पे चोट आए तो आप इस जगह पे जाइए फर्स्ट एड पॉइंट में। तो ये आपका फर्स्ट एड पॉइंट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। Which artificial respiration method to be avoid to a person with abdomen injury? पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए? स्काफर मेथड, माउथ टू नोज मेथड, नोज टू माउथ मेथड एंड माउथ टू माउथ मेथड। यहाँ पे आपका आंसर होगा स्कैफर मेथड, क्योंकि स्काफर मेथड जो होता है ये होता है आपका स्काफर मेथड। स्काफर मेथड में अगर आपको पेट के बल लेटा दिया जाता है और आपको प्रेशर दिया जाता है, तो अगर किसी के एब्डोमेन में इंजरी हो तो आपको ये वाला काम नहीं करना चाहिए। तो स्कैफर मेथड आपको नहीं अवलंबन करना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजुरिंग एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग ए लोड? भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? अगर आप कहीं पे भार उठा रहे हैं तो आप अगर असावधानता अवलंबन करें, रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक अगर यूज करेंगे तो तभी आपको पहला कारण है कि आपको इंजरी लगने का चांसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हैवी लोड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टीटिंग द लोड, और रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक। तो गलत उठाने की तकनीक ही पहला कारण है आपको चोट लग सकती है। तो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। How the overlapping of excess sheet metal causing bulge at seam and edge is prevented? सीम और किनारे पर उभरा पैदा करने वाली अतिरिक्त सीट धातु को ओवरलैपिंग से कैसे रोका जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नोच, नोच की वजह से रोका जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन। What is the effect of electric shock at very low voltage level less than 40 वोल्ट? बहुत ही कम वोल्टेज स्तर पर बिजली के झटके का क्या असर होता है? फिब्रिलेशन, मसल कांटेक्ट हो जाना, बर्निंग ऑफ स्किन त्वचा जल जाना, अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन अप्रिय झुनझुनी होना। तो यहाँ पे अगर कम वोल्टेज आपका है, अगर किसी कम कम वोल्टेज में आपको आपके शरीर के अंदर बिजली प्रभावित हो जाए तो आपको एक अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन होगा, अप्रिय झुनझुनी टाइप लगेगा। तो डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।